नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास से हम लोग हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि इतिहास जो विषय है उसको आज से शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कई सारी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि इतिहास होता क्या है, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, आखिर हम क्यों पढ़ें इतिहास, इतिहास पढ़ने से हमारा लाभ क्या है, हमारे एग्जाम में क्या लाभ हो सकते हैं, हमारे जीवन में क्या लाभ हो सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स को आज हम कवर करने का प्रयास करेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इतिहास पढ़ने का महत्व क्या है, इतिहास का कौन कौन सा एरिया होता है, किस किस सेक्टर में इतिहास हो सकता है। जैसे कि एक भूगोल का इतिहास अपना होता है, एक राजनीतिक विज्ञान का अपना इतिहास होता है, स्पेन का अपना इतिहास है, इस बोर्ड का अपना इतिहास है, हमारा अपना इतिहास है, आपका एक अपना इतिहास है, टेक्नोलॉजी का पूरा अपना एक इतिहास है। हर चीज का एक अपना इतिहास होता है, एक अपना हिस्ट्री होता है। तो उन सारे टॉपिक्स को आज लगभग एक बेसिक धारणा, एक सामान्य परिचय इतिहास को लेकर के आज हम कवर करेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि भारत का इतिहास कैसे डिवाइडेड हुआ है, भारत के इतिहास को कैसे विभाजन किया गया है, कैसे विभाजित किया गया है। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में समझेंगे कि दुनिया में मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब एक बेसिक सा, एक सामान्य परिचय। इन सब इतिहासों का, इन सब चीज़ों का, इन सब टॉपिक्स का आज हम कवर करने का प्रयास करेंगे। जिसमें देखिए, भूगोल का एक अपना इतिहास होता है। यदि हम आपको एक तरीका से बताएं, जैसे देखिए हमने ये बताया था भूगोल के अंदर, ये ज्योग्राफी के अंदर हमने ये बताया था कि भूगोल कैसे शुरुआत होता है, भूगोल का स्टार्टिंग कहाँ से है, कैसे ये शुरुआत हुआ, भूगोल शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, कौन कौन से ऐसे लोग हुए, कौन कौन से ऐसे विचारधारक हुए जो भूगोल को डेवलप किए, एक विषय के रूप में सामने रखे हैं। तो इन सारी चीजों को आज हम समझेंगे, कैसे हुआ है, हम लोग किस तरीके से सोच सकते हैं। हमारा जो स्कूली शिक्षा है, हमारा जो रोट लर्निंग का जो पद्धति है, जो प्रोसेस है, हम लोग रट के पास करते हैं। कई सारे लोग हैं जो इतिहास को बस बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं, रटना चाहते हैं। बस इतिहास का मतलब ही है बस डेट है, 1757 में क्या हुआ, 1857 में क्या हुआ, 1947 में क्या हुआ, बस एक डेट की तरह इसको रट रहे हैं। क्या हुआ है, क्या होगा, इसके पीछे नहीं जा रहे हैं। जबकि हमारा जो वर्तमान है, हमारा जो भविष्य होगा, हमारा जो भूत था यानी अतीत था, वो सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से संबंधित है। कैसे हैं, इन चीज़ों को आज हम समझेंगे। तो हम हर डायमेंशंस पर आज एक बेसिक जानकारी हम आज डेवलप करने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले यदि हम आपको ये बताएं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इतिहास। मतलब आज से हम लोग इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, हम लोग हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे कि हिस्ट्री जो विषय है ये किस तरीके से है, कितना डायनेमिक है। क्योंकि देखिए, इतिहास को मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहा जाता है, इतिहास जननी है सारे विषयों का। देखिए, हमने क्लास में बताया भी था कि भूगोल कोड होता है, हर सब्जेक्ट का कोड है भूगोल। ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट का कोड है, क्योंकि ज्योग्राफी ये डिसाइड कर रहा है कि हम इतिहास पढ़ें, क्योंकि हमारा सोच वैसा जा रहा है। ज्योग्राफी ये डिसाइड किया है कि इतिहास में क्या क्या हुआ है, वो ज्योग्राफी डिसाइड किया है। लेकिन हम ज्योग्राफी का भी इतिहास देख सकते हैं। तो ये मदर है, ये जननी है ऑल सब्जेक्ट का। तो इतिहास एक व्यापक सब्जेक्ट है। कैसे है, किस तरीके से है, इसको आज हम समझते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला चीज यदि हम ये कहें इतिहास है क्या, इतिहास क्या है, क्या होता है इतिहास, इतिहास का मर्म क्या है। देखिए, सिंपल सा चीज यदि एक लाइन में, एक सेंटेंस में यदि हम आपको बताएं तो इतिहास परिवर्तन का ज्ञान है। इतिहास परिवर्तन का ज्ञान होता है। क्या क्या परिवर्तन हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है, कौन से परिस्थिति में हुआ है, उस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि इतिहास एक परिवर्तन का ज्ञान है। और इसको और भी दूसरे तरीके से समझें तो कैसे कर सकते हैं। तो इतिहास
हमें या फिर इतिहास का अध्ययन करने से हमें बस बेसिक मतलब यही समझना है कि इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, हम क्या चीज़ सीखते हैं, क्या जानते हैं इतिहास पढ़ने समय। तो देखिए, इतिहास पढ़ने से इतिहास का अध्ययन करने का अर्थ ये होता है कि हम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करते हैं। अब ये देखिए, ये राजनीतिक व्यवस्था क्या है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ये सब क्या है, कैसे है, इन सारे चीज़ों को हम समझेंगे। धीरे धीरे करके सारा चीज़ समझ लेंगे और आप जो है एक देखिए, इतिहास एक रोमांचक यात्रा है। इतिहास पढ़ने से आपको एक रोमांच मिलेगा, एक रोचक चीज़ें आपको जो है ना रोमांचक जैसा महसूस होगा। तो आप इस चीज़ को जरूर समझें, क्योंकि देखिए इतिहास एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हर लोग लगभग, हम यदि ये कहें, ज़्यादातर लड़का जो है या फिर ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं, इसमें लड़की भी शामिल है, ठीक है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो जनरली इतिहास को बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं। इतिहास को बस समझते हैं बस रट लेना है, बस रोट लर्निंग का पद्धति चल रहा है। तो इस चीज़ से ना अलग होना है। इतिहास में कई सारी कहानियाँ हैं, कई सारे इवेंट हुए हैं, कई सारे माहौल हैं, कई सारे रोचक चीज़ें हैं, रोमांचक यात्रा है। जब आप इतिहास को पढ़िएगा तब समझ में आएगा। तो हम लोग इन सारे चीज़ों को आज एक बेसिक आधार के तौर पर समझते हैं, एक बेस तैयार करते हैं आज कि इतिहास आखिर पढ़ने से हमको क्या क्या हो सकता है, क्या क्या लाभ हो सकते हैं और किस किस तरीके से हम इतिहास को और अच्छे तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे बेसिक चीज़ है इतिहास क्या है। तो इतिहास जनरली वैसे तो अतीत के बारे में बताता है, लेकिन अतीत के साथ साथ वर्तमान के बारे में भी बताता है। वो कैसे, अभी हम लोग समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। आखिर इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हम क्यों पढ़े इतिहास। तो इसका कई सारा कारण है, कई सारे फैक्टर हैं इसके इतिहास पढ़ने के। देखिए, अब आपको हम एक डायनेमिक चीज़ बताते हैं, जिसे आप खुद समझिए। इतिहास क्या है? सोशल साइंस का एक पार्ट है, सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट है। देखिए, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान क्या होता है? सबसे पहले सामाजिक होता क्या है? समाज। देखिए, वैसे सामाजिक का मतलब बहुत ही अच्छा अर्थ है इसका, मतलब एक व्यापक वर्ड है ये, लेकिन इसको एक बेसिक सा चीज़ में समझते हैं। बेसिक लाइन में, हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, हमारे अंदर हम जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ का व्यवस्था कैसा है, वहाँ किस तरीके से कौन से धर्म माने जाते हैं, कौन से लोगों के साथ रहना है, कौन से लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे बात करना है। हम अपने से बड़ों का आदर करते हैं हमेशा, हम अपने से बड़ों का हमेशा पैर छूकर प्रणाम करते हैं। तो ये क्या है? एक सामाजिक व्यवस्था ही तो है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि समाज में रहने के लिए जो नियम, जो व्यवस्था बनाया जाता है वो एक सिस्टमैटिक ढंग से बनाया गया है, एक सिस्टम से बनाया गया है, एक नियमबद्ध तरीके से बनाया गया है। तो उस सिस्टमैटिक ढंग को, उस सिस्टमैटिक चीज़ें को, वो उस व्यवस्था को जो हमको एक सिस्टम के तरह, एक नियम के तहत हमको समाज में रहने के लिए सिखाता है, समाज में जीने के लिए, चलने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, हम अपने समाज को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं इसका हमें ज्ञान देता है। तो ये होता है सामाजिक विज्ञान। यानी हम सिंपल अर्थों में कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान में हमको वो सारा चीज़ समझना होता है जो हम अपने समाज के लिए देख सकते हैं। जैसे हमारे माहौल में ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसा है, राजनीतिक व्यवस्था कैसा है, प्रशासनिक व्यवस्था कैसा है, हमारे समाज का आर्थिक स्थिति क्या है, हमारे समाज में कितने सारे सामाजिक धार्मिक प्रथाएं हैं, इन सारी चीज़ों को सामाजिक विज्ञान के अंदर समझा जाता है। तो सामाजिक विज्ञान एक व्यापक वर्ड है। वैसे देखिए, एक होता है विज्ञान, एक होता है विज्ञान।
तो विज्ञान एक अलग चीजें होती है, सामाजिक विज्ञान एक अलग चीजें होता है। विज्ञान कहने का मतलब इसमें हम लोग वो चीजें पढ़ते हैं जो फिक्स है, जो हम लोग एक बार समझ लिए बस ऐसा ही है, ऐसा ही होगा हमेशा। एक एग्जांपल से आपको बताते हैं, जैसे हमको ये पता है कि हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के अंदर एक ऑक्सीजन मिलाएंगे, कभी भी कहीं भी दो हाइड्रोजन के अंदर एक ऑक्सीजन मिलाएंगे तो वो हमेशा जल बनेगा, ये फिक्स है। लेकिन सामाजिक विज्ञान के अंदर ऐसा नहीं होता। हर परिस्थिति में हर निर्णय बदलता रहता है। हम हो सकता है आज जो निर्णय किए हैं, आज जो हम लोग विचार अपना डेवलप किए, या फिर आज जो व्यवस्था हम लोग बनाए हैं, वो हो सकता है आने वाले 10 साल के बाद हम उस व्यवस्था में बदलाव करें, परिवर्तन कर दें। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि अब कंडीशन कुछ और है, पहले कंडीशन कुछ और था। तो ये सारी चीजें होती है। तो आपको इन चीजों को समझना होगा, आपको ये चीजें समझना होगा कि सामाजिक विज्ञान एक अलग चीज होता है, यह परिस्थितियों पर डिपेंड होता है। हालांकि पूरा समाज ही परिस्थिति पर डिपेंड होता है, हमारा पूरा जीवन ही परिस्थिति पर डिपेंड होता है। कैसा कंडीशन है, किस कंडीशन में कौन सा निर्णय हमको लेना चाहिए, किस कंडीशन में कौन सा निर्णय हमको नहीं करना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए, किसके साथ नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन पर निर्भर होता है। ये परिस्थितियां हमें निर्धारित करवाती है। और साइंस में क्या है? साइंस में फिक्स होता है, एक बार जो समझ गए बस हाँ वैसे ही करना है, फिक्स है, वो हमेशा वैसे ही होगा। लेकिन इसमें बदलते रहता है, इसमें हर नियम में चेंजिंग होते रहता है। अभी हमारा मूड या फिर हमारा समाज का मूड गुस्सैल टाइप का है, तो हम उसके सामने गुस्सा भरी बातें नहीं कर सकते, नहीं तो युद्ध हो जाएगा। हमको कंट्रोल करना होगा, तो कंडीशन हमारा अलग होगा। अब सिंपली मतलब अपने हिसाब से समझिए ना, अपने मतलब हिसाब से देखिए आप कि देखिए सिंपल चीज़ है। यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, यदि मान लेते हैं एक व्यक्ति है, ठीक है, ए नंबर व्यक्ति है ये, ठीक है, ए नंबर व्यक्ति है और एक बी नंबर व्यक्ति है। तो ए जो व्यक्ति है ये बहुत ही अभी गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, किसी बात को लेकर के बहुत ही गुस्सा हो गया है। तो बी को इससे बात करना है, या फिर बी को इससे किसी मैटर पर बात करना है, या फिर कोई भी ऐसा मैटर हो, तो बी हमेशा ये ध्यान रखेगा कि कंडीशन ऐसा है कि ये अभी बहुत ही गुस्सा में है, तो हम इससे बात करेंगे उसी तरीके से जो उसको गलत ना लगे, उसको और गुस्सा हम बढ़ा ना दे, आग में घी डालने का काम ना करें हम। ये कंडीशन पर ये इसका निर्णय जो है ना बदलेगा। लेकिन यही अगर कंडीशन यहाँ पर ये दे दें कि ये अभी गुस्सा नहीं है, बहुत ही शांत हो गया है, बहुत ही खुश है, बहुत खुश है, जो कहो वो सही, इस मनोभाव में ये आ गया है, तो बी यदि कोई ऐसा बात भी बोलेगा जो इसके विरोध में हो, तो ये कुछ नहीं कहेगा, अच्छा कोई बात नहीं हम इसको सही कर लेंगे। तो बी वैसा बात कर सकता है क्योंकि वो कंडीशन को अभी देख लिया, वो कंडीशन को समझ रहा है। यदि आप परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय नहीं कीजिएगा तो घाटा आप ही का है। यदि हम नहीं करेंगे तो हमारा घाटा है, आप नहीं कीजिएगा तो आपका। तो ये बातें आप समझिए। सामाजिक विज्ञान एक अलग साइंस होता है, इसके अंदर कई सारी चीजें पढ़ना होता है, जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे, भूगोल पढ़ रहे, राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, हम आर्थिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, इतिहास को पढ़ रहे हैं, आपदा प्रबंधन को पढ़ रहे हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। हम समाज के साइकोलॉजी को समझते हैं, सोशोलॉजी को समझते हैं, समाज शास्त्र को समझते हैं। ये जनरली देखिए क्या है, सामाजिक विज्ञान का एक हिस्सा है ये सारा सब्जेक्ट, और उसमें हमारा इतिहास है। तो इतिहास एक डायनेमिक सब्जेक्ट है। वैसे सामाजिक विज्ञान का जनरली जितना भी सब्जेक्ट होता है वो जनरली मतलब वर्तमान को बताता है कि अभी ऐसा है, अभी ये स्थिति चल रहा है, अभी इसका मनोभाव ऐसा है, अभी मतलब आर्थिक स्थिति ऐसा है, जीडीपी इतना है, या फिर राजनीतिक व्यवस्था में तो अभी कानून का व्यवस्था ऐसा है, ये बताता है। वर्तमान के बारे में जनरल लगभग बता सकते हैं, 100% नहीं कर सकते, लेकिन सामाजिक विज्ञान का बाकी ऑल सब्जेक्ट, इतिहास को छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी जितना सब्जेक्ट होता है वो लगभग 90% लगभग वर्तमान को ही बताता है।
लेकिन इतिहास हमको वर्तमान ये जो दिख रहा है ये कैसे विकसित हुआ है इसके बारे में बताता है। इतिहास हमको बताता है कि हम यदि यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, हम यदि यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं तो इसका कारण क्या है, इतिहास में ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये बोर्ड पर ऐसे हम लिख रहे हैं। सबका एक अपना इतिहास होता है। आप यदि फ़ोन में बैठकर देख रहे हैं ना कोई वीडियो, या फिर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं, या फिर घर में बैठकर बुक पढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे भी कोई कारण है। क्या कारण है? इतिहास उस चीज़ को समझने का ज्ञान देता है, वैसा सोच डेवलप करवाता है। लेकिन इतिहास को अभी बना क्या दिया गया है, रोट लर्निंग जैसा पद्धति बना गया है। एक व्यवस्था ऐसा बनाया गया है जिसमें ये सिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि इतिहास बस रटने की चीज़ है, रट के एग्जाम को क्लियर कर लो। जबकि इतिहास पढ़ने से हमारा जीवन में कई सारा लाभ है। इतिहास पढ़ने से हम कई सारे डायनेमिक सोच हमारा बन सकता है। तो इन चीज़ों को जरूर समझिए आप। देखिए, आप कल्पना कर सकते हैं, एक चीज़ यदि हम आपको बताएं, आप कल्पना कीजिए या फिर आप मान के चलिए ना, हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां पर आग नहीं है। हम एक कल्पना आपसे करवाते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां पर आग नहीं है। आग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, आप सोचिए, आप आंख बंद करके सोचिए या फिर वैसे भी सोचिए, आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां पर आग है ही नहीं। अब आप कैसे जिएगा? वहां के लोग कैसे जीवन जीते होंगे? अब सोचिए, आग नहीं है, हम खाना कहां से पकाएंगे, क्या खाएंगे? एक चीज और बताते हैं, आग तो है ही नहीं, दूसरा खेती बाड़ी भी नहीं है। खेती बाड़ी, इसको कृषि कर रहे हैं ना, खेती बाड़ी नहीं है, हम धान नहीं उपजा सकते, पता ही नहीं है धान कैसे उपजता है, गेहूं कैसे उपजता है, सब्जी कैसे उपज रहा है, करेला कैसे उपजेगा, पता ही नहीं है। तो खेती बाड़ी नहीं है, आग नहीं है, हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां पर आग है ही नहीं, खेती बाड़ी है ही नहीं। हम वैसी दुनिया में हैं, हम वैसी दुनिया में हैं जहां पर लोग लंबी यात्राएं तो कर लेते हैं लेकिन सड़क है ही नहीं, सड़क है ही नहीं, रोड है ही नहीं, सड़क नहीं है, रेलगाड़ी नहीं है, रेलगाड़ी नहीं है, आग नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है। हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं, हम एक ऐसी दुनिया में हैं। आप ऐसा इमेजिन कीजिए, ऐसा आप विजुअलाइज कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में चले गए हैं जहां पर आग नहीं है, जहां पर खेती बाड़ी नहीं है, जहां पर सड़क रेलगाड़ी ये सब नहीं है। अब आप सोचिए, आप कैसे यात्रा करेंगे? लोग उस समय कैसे यात्रा करते होंगे? क्या खाते होंगे? पकाना तो है ही नहीं, आग ही नहीं है, क्या पकाएंगे, खाएंगे क्या? यदि आप एक दिन के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि आपके पास आग नहीं है, अब क्या खाइएगा? आप कहिएगा हम दुकान से जाकर के पास्ता खरीदेंगे, दुकान से जाकर के मैगी खरीदेंगे, हम चावल खरीद के लाएंगे। भाई खेती बाड़ी है ही नहीं, चावल पास्ता कहाँ से आएगा? है ही नहीं कुछ। पंजाबी तड़का खाइएगा, भुंजिया खाइएगा, कहाँ से? है ही नहीं कुछ। खेती रहे तब तो हो। तो आप एक ऐसी दुनिया में जहां कुछ मिल ही नहीं रहा है, नेचुरली है, फल है, आप फल खाइए, फल खा के रहिए पूरा जीवन। और भी है, बहुत सारे जानवर हैं, आप उसको खाइए, वो भी बिना पकाए, पकाना नहीं है, बिना पकाए आप खाइए। तो आप समझ सकते हैं, हम एक ऐसी दुनिया का कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा चीज हम समझ सकते हैं कि आखिर ये क्या है भाई, ऐसा नहीं था पहले, अभी हमारे पास बहुत सारी व्यवस्था है। लोग कहते हैं ना हमारा जीवन बहुत बेकार है, लोग कहता है हम मतलब जीवन बेकार हो गया, हम आत्महत्या कर लेंगे अपना। क्यों करेंगे भाई? आपका
उन लोगों से तो बेहतर जीवन है, बहुत ज़्यादा बेहतर जीवन है। आपको भोजन चाहिए, आप दुकान से खरीद सकते हैं। आपको जॉब चाहिए, आप किसी के यहाँ काम करके अपना पेट पाल सकते हैं। क्यों आप आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं? कई सारे लोग हमारे दोस्त हैं, कई सारे जो कहते हैं मतलब अब जीना नहीं हमको। क्यों नहीं जीना भाई? कई बार लोग घर के परेशानियों से आत्महत्या करने के कगार पर आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कमी रह गया आपके पास? बहुत कुछ है आपके पास। आप ऐसा इमेजिन करके तो देखिए। आप सोचिए ना, आपके पास आग है, खेती बाड़ी है, आपके पास सब चीजें हैं जो आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। किसी चीज की कमी नहीं है। वैसे हर चीज सरकार उपलब्ध करा भी रहा है। सरकार अब कितने कितने को उपलब्ध कर रहा है, जितना होना चाहिए कर रहा है। देखिए एक कहानी आपको बताते हैं, बेसिक सा चीज है। हम एक मतलब देखिए आपको एक बेसिक सा चीज बताते हैं। जैसे मान लेते हैं मान लेते हैं कि हम अभी यहां पर हैं, ठीक है, और हमको यहां पर जाना है। ये हमारा मंजिल है, ठीक है, ये हमारा मंजिल है। यहां से हम निकले हैं, यहां जाना है। हमारे पास एक बैलगाड़ी है। क्या है? एक बैलगाड़ी। हमारे पास एक बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी समझते हैं ना? दो बैल आगे बांध दिया जाता है और पीछे दो चक्का लगा कर खींचा जाता है। बैलगाड़ी तो शायद आप समझते होंगे। वैसे बैलगाड़ी को यदि हम दिखा दें आपको, देखिए आपको बैलगाड़ी दिखाते हैं हम। देखिए ये दो बैल है और ये चक्का है, ठीक है, और इस पर आदमी चढ़ गए, इसको एक डंडा से हका रहा है, चल, जैसे घोड़ा कैसे चलाते हैं उस तरीके से, जो भी है ये बैलगाड़ी होता है। अब देखिए एक कहानी आपको हम बता रहे थे, हालांकि बैलगाड़ी में नहीं उलझना है। देखिए तो बैलगाड़ी आप देख लिए, ठीक है, कैसे होता है जो भी है। देखिए एक कहानी बताते हैं आपके पास। ये कहानी किस पर है अभी बताते हैं आपको। पहले आप इतना समझिए कि आपके पास एक बैलगाड़ी है, आप बैलगाड़ी से यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अब आपका बैलगाड़ी का चक्का टूट गया है, या फिर हो सकता है कुछ चक्के में खराबी आ गया। जो चक्का अभी दिखाया था ना, जो पहिया दिखाए थे हमने, वो टूट गया है, हल्का उसमें एक लकड़ी टूट गया। तो हम क्या करें? अब बैलगाड़ी को छोड़ दें? दो कंडीशन। पहला कंडीशन ये है, हमारा बैलगाड़ी यहीं पर थे हम, और इसका डिस्टेंस लगभग 500 किलोमीटर है, ठीक है, जो भी है 500 किलोमीटर तक है डिस्टेंस, दूरी। हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लगभग 100 किलोमीटर पहुँच गए हैं, ठीक है, लगभग 100 किलोमीटर तक। 100 किलोमीटर छोड़िए, हालांकि 100 किलोमीटर ठीक ही है, 100 किलोमीटर तक पहुँच गए। पहला कंडीशन ये है कि पहला कंडीशन आपको बताते हैं, बैलगाड़ी हमारा टूटा हुआ है, टूट गया है चक्का, उसका एक चक्का हल्का टूट गया है, ज़्यादा भी आप समझ लीजिए, एक चक्का टूट गया। दो चक्का होता है, दो पहिया होता है, एक पहिया टूट गया। तो पहला कंडीशन ये है कि हम बैलगाड़ी को छोड़ दें यहीं पर, क्योंकि पहिया टूट गया, बैलगाड़ी को छोड़ते हैं और पैदल निकल जाते हैं। बाकी के 400 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो दूरी करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं। तो हम पैदल यात्रा करें, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि एक काम करते हैं, बैलगाड़ी का एक पहिया ही टूटा है ना, देखते हैं, जुगाड़ करते हैं, किसी न किसी तरीके से उस पहिए को बनाते हैं, उसको सही करते हैं, और फिर हम इस डिस्टेंस को
ये जो दूरी है इस डिस्टेंस को तय करते हैं। तो यहाँ पर दो कंडीशन हमने बताया। एक कंडीशन ये है कि यदि बैलगाड़ी को हम छोड़ करके चले जाएं और पैदल यात्रा करते हैं। दूसरा कंडीशन ये हुआ कि हम बैलगाड़ी को ठीक कर देते हैं, थोड़ा बहुत टूटा हुआ है उसको सही करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप इसमें कौन सा आंसर चूज कीजिएगा? आप ये दोनों कंडीशन में कौन सा कंडीशन को अपना मतलब लाइफ में उपयोग कीजिएगा? वैसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका आंसर हम कुछ देर बाद आपको देंगे, आप सोचिए इसके बाद, ठीक है? इसके बारे में आप सोचिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हम कुछ देर बाद देते हैं, ठीक है? इसलिए ताकि आप जो है कुछ सोचिए, कुछ बताइए, कुछ सोचिए, उसके बाद आप इसका आंसर दीजिए। अब देखिए, ये जो मैटर हमने बता रहा है ना, ये जो कहानी हमने बताया, ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर है, हमारी सरकार के ऊपर है। कैसे है ये हम आपको आगे बताते हैं आगे, ठीक है, थोड़ी देर में। अब हम लोग यहां पर हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में गए हुए हैं जहां पर आग नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, यात्रा करने के लिए कोई सामान नहीं है, फिर भी लोग लंबी यात्रा कर रहे हैं, बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं, कोई यात्रा करने का साधन नहीं है, फिर भी लोग अपना जीवन पाल रहे हैं ना, फिर भी लोग जी रहे हैं। यहां कई सारा लोग कह रहे हैं हमारे पास जबकि सब कुछ है, थोड़ा सा मेहनत करना है, हर चीज उपलब्ध है, बस बिना मतलब का टेंशन लेना है, बिना मतलब का दिमाग में प्रेशर को बढ़ाते रहना है, दिमाग पर और दबाव डालना है, और फिर क्या करेंगे? आत्महत्या कर लेते हैं। करो। देखिए, हम कई बार सुने हैं, कई लोग हमसे भी बताए, वैसे पहले हमारा भी पहले यही धारणा था। क्या था वो भी हम बताते हैं आपको। धारणा ये था कि लोग कहते थे कि आत्महत्या करना मतलब, आत्महत्या करने का मतलब ये हुआ कि आपके पास बहुत हिम्मत है। लोग हम मुझसे कई बार बोले हैं आत्महत्या करना कोई आम बात नहीं होता, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, हर कोई आत्महत्या नहीं करता। ऐसा मतलब धारणा बना हुआ था, हमारा भी बना हुआ था, और कई लोग अभी भी बताते हैं, हमको भी अभी बताते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि आत्महत्या करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, हर कोई आत्महत्या नहीं करता। बल्कि हम तो ये कहते हैं, ये तो धारणा बना हुआ है ना, लेकिन हमारा मानना ये है कि कई बार आत्महत्या करने से ज्यादा हिम्मत चाहिए जीने के लिए। हम जिंदा रहें, जीवन के इन सारे कठिनाइयों को पार करें, सारे जो कष्ट है या फिर दुख है उसको झेलते हुए, जूझते हुए हम उस कष्ट को पार करते हैं, जीवन जीते हैं। यह सबसे बड़ा हिम्मत का काम होता है। सबसे ज्यादा हिम्मत हमको जीने के लिए चाहिए, मरने के लिए नहीं। मरने के लिए क्या है? एक इंजेक्शन लगाए मर गए, एक फांसी लगाए, रस्सी लगाए टंगे, हो गया। जहर खा लिए, हो गया। मरने के लिए क्या हिम्मत? वैसे भी मरने के लिए हिम्मत चाहिए, ये कितना निगेटिव वर्ड है, नकारात्मक वर्ड है ये। कई लोगों को प्रोत्साहित करता है, भाई हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, हम मर के दिखाएंगे। करो, अपना हिम्मत दिखाओ। लेकिन कई सारे कंडीशन ऐसे आते हैं जीवन में जब आपको मरना होता है, जब आपको लगता है कि अब हम नहीं रहेंगे, अब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे। क्यों? बस थोड़ा सा पारिवारिक मामला होता है, थोड़ा सा हो सकता है आप पारिवारिक ना होकर के थोड़ा सा डायनेमिक है, तो और थोड़ा सा डायनेमिक होता है। कुछ और बड़ा सोचिए ना, कुछ और कीजिए। क्या ये टेंशन लेने से कोई फायदा है नहीं। जीवन एक ही है, पता नहीं पुनर्जन्म वाला स्थिति है या नहीं, दोबारा मिलेगा या नहीं, एक ही जीवन है। अच्छे से आप ये नहीं काहे सोचते हैं जीवन को अच्छी तरीके से जीना है, ये सोचिए ना। तो हम ये कह रहे हैं, तो ये चीजें आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आत्महत्या नहीं करना है। क्योंकि आप उस स्थिति को, यदि आप हिस्ट्री को समझते ना, आप यदि इतिहास को समझते ना, तो आप कभी आत्महत्या करने की बात नहीं करते। क्योंकि आपको यह पता होता कि पहले लोग कितने कष्ट से गुजरे हैं। अभी तो हम लगभग स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र
लोकतांत्रिक देश में हैं हम, हमारे अंदर कानूनी व्यवस्था है, हर चीज़ का एक नियम बना हुआ है। हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं, एक ऐसे मतलब भारत देश में पैदा हुए, सबसे गर्व की बात है। नहीं तो आप कंपेयर करके देख लीजिए और देशों से अपने देश को। आप यहां पर हर चीज का आपको अधिकार मिला हुआ है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता है, कई सारे मौलिक अधिकार मिले हुए, और फिर भी आप कह रहे हैं हम जीना नहीं चाहते। क्यों? थोड़ा बहुत बस पापा ने ऐसे बोल दिया, अब हम नहीं जिएंगे। मत जियो भाई, वो गार्जियन है, बोलेंगे यार, नहीं बोलना कोई बात ही नहीं है। तो आप समझिए, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि यदि इतिहास आप जानिएगा ना तो आपके जीवन में कई सारा लाभ हो सकता है। ये लाभ ऐसा होता है, ये आप महसूस कीजिए, धीरे धीरे होता है ना, इसका प्रभाव धीरे धीरे है। एकाएक आप ये नहीं कर सकते हैं कि बस अब इतिहास खत्म कर लिए, पूरा जो 10 टॉपिक था हम क्लियर कर लिए और फिर हमारा जीवन तो बदला ही नहीं। भाई ऐसे नहीं होता, ये ज्ञान है और ज्ञान का प्रभाव धीरे धीरे होता है, एकाएक नहीं होता। तो आप ये समझिए, इतिहास पढ़ने का हमारे जीवन में बहुत सारा लाभ है। वैसे इतिहास का हमारे एग्जाम पर भी बहुत सारा लाभ है। क्या है उसको देखते हैं। देखिए, अभी हाल फिलहाल में आप लगभग 2020 की बात करते हैं, 2020 में या 2021 में लगभग अब मॉडर्न हिस्ट्री से यानी आधुनिक भारत से यूपीएससी में कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं। लगभग 20-22 क्वेश्चन पूछे हैं। 20-22 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं, लगभग 200 के आसपास का नंबर का क्वेश्चन। आप समझ सकते हैं इतिहास का कितना रोल है एग्जाम में। इतिहास से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप बिहार पुलिस का दीजिए, दरोगा का दीजिए, या यूपीएससी का दीजिए, या बीपीएससी का दीजिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा। नहीं का कोई सवाल ही नहीं है, आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन मिलेगा ही। कई सारे दोस्त हैं या फिर कई सारे लोग हैं जो हमसे भी ये बात कहते हैं कि भाई हिस्ट्री क्यों पढ़ना, हम क्यों जाने भाई, हम क्यों उन बातों को समझे कि लोग पहले बिना आग के रहते थे, कैसे रहते थे, हम क्यों जाने भाई। भाई आप ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि हम उन बातों को क्यों समझे, हम अतीत में जो हो गया सो हो गया, अभी तो नहीं है ना, हम उसके बारे में क्यों समझें। आप ये डायरेक्टली कह सकते हैं। लेकिन आपको ये हम बता दें कि इतिहास का मतलब सिर्फ अतीत को जानना नहीं होता, इतिहास का मतलब वर्तमान को भी जानना होता है। वर्तमान में जो चीज़ें हैं, हमने अभी आपको बताया है कि अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, कुछ इतिहास है, हमारे पढ़ाने का भी इतिहास है कुछ। ये तत्कालिक आपको बता रहा है प्रभाव। आप यदि वीडियो देख रहे हैं ना तो इसका भी इतिहास का ही प्रभाव है। नहीं तो अभी हम आपको बताएं एक चीज़, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अभी मान लेते हैं अपने फ़ोन में देख रहे होंगे या कंप्यूटर में या फिर कहीं भी ये वीडियो देख रहे होंगे, या फिर जब भी आप किताब खोल करके बैठ के पढ़ते हैं या फिर किसी राजनीतिक मुद्दा पर बात करते हैं, तो इसका मतलब बेसिक सा मतलब यही है कि आपके मन में ये डर है ही नहीं कि हम शाम को क्या भोजन करेंगे। आपको ये पहले से पता है कि आने वाला साल भर या फिर 2 साल या 5 साल तक हमको भोजन का दिक्कत नहीं होने वाला है। क्या खाएंगे हम, इसके ऊपर हम नहीं सोचने वाले हैं, क्योंकि भोजन है, भोजन मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ होगा, हो जाएगा वो। इसलिए अब चैन से बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं या किसी मुद्दे पर डिस्कस कर रहे हैं, चैन से बैठकर। क्यों? बिना टेंशन के। क्यों? क्योंकि इतिहास में ऐसा हुआ है। इतिहास में क्या हुआ है, तो हम जब गुलाम थे, ब्रिटिश सरकार जब हमको गुलाम बनाया हुआ था, उस समय आप इतने चैन से नहीं रह सकते थे। आपको जो कहा जाए वही करना होता, आप स्वतंत्र रूप से अपना जो है व्यक्तित्व नहीं निखार सकते थे। अभी भी कई सारे कमियां हैं। हमने अभी बताया कि बैलगाड़ी का चक्का टूटा है, बैलगाड़ी नहीं टूटा है। तो बैलगाड़ी का चक्का टूटा है तो हम उस चक्के को बनाएंगे, उस पहिए को बनाएंगे और फिर
वो डिस्टेंस को तय करेंगे, ये नहीं कि पूरा बैलगाड़ी को ही छोड़ देंगे। सिंपल सा मतलब ये है कि हमारा लोकतंत्र में हम मानते हैं, हमारा जो सरकारी व्यवस्था है, जो सिस्टम है, जो लोकतांत्रिक जो हमारा देश है, लोकतंत्र में बहुत सारी कमियां हैं, मानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोकतंत्र को ही छोड़ दें, राजतंत्र को फिर से लेकर के आए। इसका मतलब तो ये नहीं है। हम उसको ठीक करेंगे, उस सिस्टम को धीरे धीरे करके सही करेंगे। सही करने में कई बार 100 साल भी लग जाते हैं, 1000 साल भी लग जाते हैं, पता नहीं समय कितना लगेगा, कब सही होगा। वैसे चाणक्य का एक बेसिक थॉट है, आचार्य चाणक्य जी का एक बेसिक विचार है कि किसी भी देश का हो, चाहे वो राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र हो, भ्रष्टाचार तो खत्म हो ही नहीं सकता। उसे कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। तो खत्म नहीं होगा, कम हो सकता है। कोई भी चीज रेशियो में होता है, इतना आप जरूर ध्यान रखिए कि जब भी आपको निर्णय करना हो तो आप बेसिक सा चीज आप समझिए, किसका रेशियो ज्यादा है उसको पकड़ के आप निर्णय कीजिए। जिसका ज्यादा रेशियो उसके हिसाब से आप काम कीजिए। तो आप देखिए हमारे एग्जाम में बहुत सारा, अब यदि हम एग्जाम पे आते हैं, ये सारा चीज तो ठीक है, इतिहास का हमारे एग्जाम में क्या रोल है, ये चीज़ें तो आपको जब पूरा आप ये पढ़िएगा, कई सारे आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं, मेंस का क्वेश्चन या प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो होता है वो आप देख सकते हैं। कई बार एक क्वेश्चन तो ऐसा भी पूछा गया था कि गांधी जी यदि ना होते तो स्वतंत्रता कैसा होता है, गांधी जी यदि ना होते तो स्वतंत्र भारत कैसा होता है। यदि मतलब इस बात पर आप टिप्पणी कीजिए, आप समझाइए हमको कैसा होता है। क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। यदि 1857 में या फिर 1947 का या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ होता तो क्या हमारा भारत में कुछ और चेंजिंग देखने को मिलता? ये सारा क्या है, क्वेश्चन ही तो है ना। तो इस तरीके से जो है हर तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या उदारवादी जो नीति लागू किया गया था वो नीति किस तरीके से जो है भारत पर इफेक्टिव किया है, किस तरीके से प्रभाव डाला है। ये भी एक क्वेश्चन है, हिस्ट्री का ही क्वेश्चन बन सकता है। कई सारे क्वेश्चन है। जैसे देखिए एक चीज आपको हम बताते हैं, हिस्ट्री को लेकर के ही नहीं, कई सारे सब्जेक्ट को लेकर के आजकल का धारणा क्या बना हुआ है, बेसिक सा मतलब हर लड़के के अंदर ये मतलब धारणा ऐसा बना हुआ है कि बस पढ़ाई इसलिए करना है क्योंकि एग्जाम क्लियर करना है, पढ़ाई इसलिए करना है क्योंकि नौकरी लेना है। तो ये जो धारणा है ना, इसको बदलिए। पढ़ाई देखिए, हम जितना भी लड़का से पूछे हैं ना, उसमें अभी तक एक भी लड़का ऐसा नहीं मिला हमको, जितना भी लड़का से पूछे हैं एक भी लड़का ऐसा नहीं मिला। हम बस बेसिक सा चीज़ पूछते हैं, भाई पढ़ाई आप क्या कर रहे हो, बेसिक सा आप भी पूछिए ना किसी से। हमको नहीं लगता 99.9% लड़का ऐसा होगा जो आपको यही जवाब देगा, भाई हम एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, भाई हम यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, भाई हम दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम डीएसपी बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम बिहार पुलिस में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम यूपी पुलिस में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सब नौकरी का ही मतलब बात कर रहे हैं। एक चीज़ तो हम कह सकते हैं, ये हमारा परिवेश ऐसा है। बिहार और यूपी के आसपास वाले जितने भी इलाके हैं, बिहार और यूपी में ज़्यादातर ये होता है कि हर लोग नौकरी के चक्कर में हैं। पढ़ाई भी करते हैं तो नौकरी को जो है ना टारगेट लेकर के, ये नौकरी करना है इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो पढ़ाई तो करना ही नहीं है। ये माइंडसेट बना हुआ है। हर माहौल में नहीं कर सकते, क्योंकि हम जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ तो ऐसा ही है, क्योंकि हर जगह का कल्चर अलग है, हर जगह का पर्यावरण अलग है, सामाजिक व्यवस्था अलग है। हमारे यहाँ यदि आप नौकरी कर लिए ना तो आप बहुत बड़े उपलब्धि पा लिए हैं, ऐसा मतलब धारणा बना हुआ है हमारे समाज के अंदर। क्या किया जाए, इस समाज में हम भी हैं, हमको भी झेलना पड़ता है ये सारा चीज। कई सारी चीजें हैं, यदि जबकि होना ये चाहिए हमारे हिसाब से। वैसे कई सारे लोग होंगे पता नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि हम पढ़ाई इसलिए नहीं करें कि हमको एग्जाम क्लियर करना है, हम पढ़ाई इसलिए नहीं करें क्योंकि हमको मतलब नौकरी लेना है।
हमारा बेसिक सा थॉट है कि हम पढ़ाई इसलिए करते हैं, हम किसी चीज़ के बारे में जान रहे हैं, बैलगाड़ी के बारे में जान रहे हैं, क्या होता है वो, हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं उसको भाई। हम पढ़ाई इसलिए करें क्योंकि हमको ज्ञान चाहिए, हमको नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में। हम इतिहास इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इतिहास मतलब क्या है भाई, इतिहास को समझेंगे, हम उसमें सोचेंगे, इतिहास हमारे सोच में आना चाहिए, हम उसका उपयोग अपने जीवन में कर सकें, इसलिए पढ़ाई करना है ना। पढ़ाई का बेसिक मतलब होता है ज्ञान से मतलब है, टैलेंट होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए हमारे पास। बस बुक पढ़ ली, आंसर लिखना है, आंसर भी लिख देता है रट के, जो भी हो रट के लिखे, चाहे कुछ भी करके लिखे, याद समझ ले, ठीक है लिख दिया, उसका उपयोग अपने जीवन में कर ही नहीं रहा, क्या फायदा, उस नॉलेज का क्या फायदा, उस विद्या का क्या फायदा जिसका उपयोग आप कर ही नहीं रहे। ठीक है, हर जगह उपयोग नहीं करना है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां तो उपयोग कीजिए। आप अपना ज्ञान को तो कम से कम ये मतलब उसको बताइए, नॉलेज को, नहीं हम आपका उपयोग करेंगे ऐसा समझाइए आप। तो ये चीज़ है, इतिहास से हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। अब बेसिक सा चीज़ समझिए ना, यदि इतिहास में ब्रिटिश सरकार ना होता, ब्रिटिश सरकार जो ब्रिटिश थे, जो हमको उपनिवेश बनाए हुए थे, यानी हमारे ऊपर जब मतलब हमको गुलाम बनाए हुए थे अपना, तो देखिए एक तो ब्रिटिश हमारा उपनिवेशीकरण किया ही किया, कॉलोनाइज किया ही किया, ठीक है, उसके साथ साथ आधुनिकीकरण भी किया, मॉडर्नाइजेशन भी हुआ हमारे देश का, हमारा भी हुआ, आपका भी हुआ, हमारे पूरे देश का हुआ। उपनिवेशीकरण के साथ साथ आधुनिकीकरण हुआ ब्रिटिश सरकार के अंदर। अब ये कैसे हुआ, देखिए आपको शायद ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा, उपनिवेशीकरण और आधुनिकीकरण जो भी हो, मॉडर्नाइजेशन जिसको कहते हैं, वो कॉलोनाइजेशन होता है, जो भी हो, यदि ये शब्द समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, ये शब्द वैसे तो अभी ये स्टार्टिंग क्लास है, बस बेसिक है, आपको ये सारा चीज़ समझ में आएगा ही, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। अब आपको एक सिंपल सी चीज़ आते हैं, हम तो दोस्त हैं, मान लेते हैं एक ये दोस्त है ए नंबर, एक बी नंबर दोस्त हैं, दो दोस्त हैं, ठीक है। बी नंबर का जो है एक बार क्या हुआ, ए जो है इससे मतलब नफरत करने लगा, गुस्सा करने लगा, और बी को मारा एक तमैचा खस के, एक चाटा मारा कस के यहाँ पर, और बेचारा एकदम बेहोश हो गया। फिर कुछ देर बाद उठा, उसके बाद उठने के बाद दोस्ती तो ख़त्म, मतलब दोस्ती में तो पूरा दरार आ गया। अब कोई दोस्त को मार दिया इतना तेज, समझ रहे हैं क्या होगा, तो मार दिया, और मारने के बाद फिर ये अलग वो अलग, बी को मारा था कौन, ए, और बी को बाद में एहसास हुआ कि अरे यार मारा तो गलत किया है, लेकिन हमको ये कान से सुनाई नहीं देता था पहले। बहुत सारे डॉक्टर के पास भी गया था, बहुत सारे इलाज भी करवाए, बहुत सारा खर्चा हुआ, लेकिन इस कान से सुनाई पहले नहीं देता था और नहीं देता था, लेकिन जब से वो मारा एक चाटा, अब इस कान से भी सुनाई दे रहा है। मतलब उस चाटे का प्रभाव इतना था, हमारा कान सही हो गया, समझ ना, पूरा डॉक्टर नहीं ठीक कर पाया, एक चाटे ने ठीक कर दिया। तो हुआ क्या, ए तो मार ही दिया, ए को बाद में पता चला, ये अपने दोस्त से कहा भाई ठीक है, ये बी जो है एक दूसरे लड़का से बोला कि भाई हमको जो है ठीक है मारा तो सही, लेकिन कान सही हो गया यार। अब उसको बताया तो वो उसको बताया, घूमते घूमते इसको भी पता चल गया, इसको पता चला तो ये बोल रहा है अरे यार अब तो बात करने का एक मौका मिला है। तो ये गया, उसके बाद बोला भाई कुछ भी कहो, हम तुम्हारा कान सही कर दिए। वही हाल है, ब्रिटिश सरकार कह रहा क्या, हम आपको रेल दे दिए, रेलगाड़ी दिए, आधुनिकीकरण किया आपका, कई सारी चीज़ें यहाँ पर लाए हैं आपके यहाँ, ठीक है हम मानते हैं आप लाए हैं, लेकिन लाए थे हमारे लिए नहीं, वो अपने लिए आप लाए हैं। अब आप उसको लेकर नहीं जा सकते, इसलिए आप यहीं छोड़ दिया। बाद में आप कह रहे हैं कि हम आपका आधुनिकीकरण कर दिए, आपको हम अपडेट कर दिए। ऐसी कई सारी चीज़ें आपको हम समझाएंगे, कई सारी चीज़ें आप समझिएगा,
कैसे हुआ है, कैसे चल रहा है, पूरा कहानी कैसे है। अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हम तुमको मारे हैं, ये मानने के लिए ये तैयार है कि भाई तुम हमारा दोस्त था, हमारा एक कर्तव्य था हम तुम्हारा कान को सही कर दे, इसलिए मारे थे हम। समझ रहे हैं? ब्रिटिश सरकार अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि हम आपके ऊपर जो है शासन किए, आपको गुलाम बनाया, आपका उपनिवेशीकरण किए। अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है हम आपको अपडेट किया, हम आपको सिखाएं, हम आपको आधुनिकीकरण किया आपका देश का, ऐसा कह रहा है। तो ये चीज़ें आप समझिए, ठीक है, ये चीज़ें आप समझिए। इतिहास को पढ़ना क्यों जरूरी है भाई? इतिहास पढ़ने से सिर्फ हमें अतीत के बारे में ही जानकारी नहीं होता, वर्तमान के बारे में भी होता है, क्योंकि वर्तमान का नींव, वर्तमान का आधार, बेस अतीत ही होता है, इतिहास ही होता है, और भविष्य का आधार वर्तमान होता है। हम यदि आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, हम यदि आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो ये हम वर्तमान में काम कर रहे हैं ना। आने वाला भविष्य पता नहीं है क्या होगा, लेकिन थोड़ा सा ये समझ में आ रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में हम एक बेहतर टीचर साबित हो सके। ऐसा हो सकता है ना। आप अभी फोन में अपना वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये हो नहीं सकता, ये पता नहीं है कि आप सक्सेस किस क्षेत्र में कीजिएगा, आप किस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप उसके अंदर कितना सफल होइएगा, ये तो मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैटर करता है कि यदि आप सीरियसली अभी वर्तमान में आप पढ़ रहे हैं, सीरियसली समझ रहे हैं, अपने समय का उपयोग कर रहे हैं, तो बेसिक सी चीज है कि आप वर्तमान में जो काम कर रहे हैं ना, उसका प्रभाव आपको भविष्य में जरूर देखने को मिलेगा। आप चाहे जो भी काम कीजिए, आप अपने ग्रोथ की ओर काम कीजिए, आप अपने पतन की ओर काम कीजिए, आपका उसका प्रभाव इतिहास में भविष्य में आपको जरूर नजर आएगा, या फिक्स है। तो इतिहास में जो चीजें हुआ है, अभी जो हम इतना दुनिया देख रहे हैं ना, इतना जो दुनिया देख रहे हैं, हमारे पास पेन है, टेक्नोलॉजी है, लाइट है, कैमरा है, फोन है, बहुत सारी चीजें हैं, इन्वर्टर है, या फिर स्विच दबाए पंखा चल रहा है, एसी है, जो भी चीजें हैं। तो ये जो सारा चीज है ना, ये पहले ऐसी दुनिया नहीं था ना। ऐसी दुनिया बनाने वाले कौन थे? हमसे पहले आए लोगों ने, जो पहले हमसे आया था, उन लोगों ने ऐसा दुनिया बनाया है जो हम अच्छे तरीके से जी पा रहे हैं। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम जिस दुनिया में जन्म लिए हैं, इससे बेहतर जो दुनिया बना करके जाएं, ताकि हमारा आने वाला जो पीढ़ी होगा, हमारे बाद का जो जनरेशन होगा, वो हमसे बेहतर जीवन जी सके। ये हमारा कर्तव्य बनेगा ना, क्योंकि हम पहले वाले लोगों से बेहतर जीवन जी रहे हैं। तो हमारा भी ये कर्तव्य होगा कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमसे बेहतर जीवन आगे आने वाला जनरेशन जिए। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जीवन का मेन तो उद्देश्य यही होना चाहिए ना। कुछ ऐसा कीजिए जिससे हम अपने समाज को ग्रोथ कर सके, हम अपने आप को ग्रोथ कर सके। हम खुद ग्रोथ होंगे, समाज ग्रोथ होगा, हमारा पूरा समुदाय ग्रोथ होगा, हमारा पूरा राष्ट्र ग्रोथ होगा, हमारा पूरा दुनिया ग्रोथ होगा। इस तरीके से डायनेमिक सोच रखिए। आप बस इतने समय बंधे मत रहिए, आप अपने सोच को ना खोल दीजिए, ब्लॉक मत कीजिए। कई लोग सोच को ब्लॉक कर दिए हैं, सोच ही नहीं पाते ऊपर उठ के। आप सोचिए, तभी तो कुछ हो सकता है। तो अब हम अपना ज़्यादा फोकस इस पर करते हैं, इतिहास पर। देखिए, इतिहास समय और संसार के आर पार ले जाता है। इतिहास एक रोमांचक यात्रा है, रोचक है। आपको पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आएगा, आप उसका विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिएगा तो आपको इंटरेस्ट आएगा। आप उसको समझिए, पढ़िए इसलिए कि ज्ञान लेना है, इसलिए नहीं कि हमको। आप 3 इडियट मूवी देखे होंगे, उसमें आमिर खान बोलता है, 3 इडियट मूवी, उसमें आमिर खान बोलता है क्या कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगा। कितना अच्छा बात बोलता है।
हम लोग मूवी तो देखते हैं लेकिन सीखते भी है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हम सिर्फ सुने हैं, आप भी सुने हैं, आपको भी एहसास है कि वो कह रहा है सक्सेस के पीछे नहीं भागने के लिए, एक्सीलेंस के पीछे, नॉलेज के पीछे भागने के लिए वो कह रहा है, आपको भी पता है, लेकिन आप भागते नहीं हैं, आप सक्सेस के पीछे ही जाते हैं। जानते, देखिए लगभग हर कोई जानता है क्या करना है, कैसे हम ग्रोथ कर सकते हैं, जानता सब कोई, उस डायरेक्शन में काम नहीं करता ना, ये दिक्कत है। आप उस डायरेक्शन में चलिए तो सही, एक बार स्टार्ट तो कीजिए, प्लानिंग कीजिए, बढ़िए आगे, एक टारगेट सेट कीजिए और देखिए टारगेट बड़ा सोचिए और उस बड़े टारगेट को छोटा छोटा भाग में तोड़ दीजिए और फिर हर छोटे छोटे भाग को चढ़ते जाइए। जैसे देखिए एक एग्जांपल बताते हैं आपको इस तरीके से, देखिए आपको यहां पर जाना है, ठीक है, आप अभी यहां पर हैं, ठीक है, तो आपको यहां जाना है, एक बड़ा टारगेट है ना, एक बड़ा टारगेट है, आपको यहां जाना है, इस रास्ते से एक बड़ा टारगेट है। तो कैसे जाना है, आप इस टारगेट को ना छोटा छोटा भागों में तोड़ दीजिए। अब छोटे छोटे भागों में इसको तोड़िए, जैसे आप इसको छोटे छोटे भागों में तोड़िएगा तो आपको ये टारगेट अचीव करना आसान हो जाएगा। तो आप यहां पर चढ़ जाइए, जैसे ये यहां पर पहुंच गए तो आपको यहां से यहां जाने में मतलब आसानी होगा। तो आप यहाँ चढ़िए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करते 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 आप डायरेक्टली यहाँ पर जो है आप पहुँच सकते हैं धीरे धीरे करके। अचीवमेंट धीरे धीरे ही मिलता है, डायरेक्ट मिला हुआ अचीवमेंट हो सकता है हम डायरेक्ट यहाँ पर चले गए, हो सकता है डायरेक्ट यहाँ से उतर भी जाए, तो जरूर ध्यान रखिएगा। और धीरे धीरे यदि हम चढ़ेंगे ना, तो यदि यहाँ पर चढ़े तो कोई बात नहीं, उतरेंगे तो यहीं रहेंगे और उतरेंगे यहीं रहेंगे, कम से कम इतना ऊंचाई तो रहेगा ना हमारा। ग्रोथ धीरे धीरे ही होता है, समझिए, कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर। सुने होंगे ये स्टेटमेंट, किसका, कबीरदास का है ना। तो देखिए बेसिक सा चीज है, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। इतिहास पढ़ने के क्या फायदे हैं, हमारे जीवन में क्या फायदे हैं, आपको जरूर कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। एक सामान्य परिचय था। वैसे जब पूरा इतिहास का लेक्चर हम समझेंगे ना, तब तो फिर कहना ही नहीं, पूरा डायनेमिक चीज होगा, पूरा चीज हम समझेंगे। इतिहास का मतलब ये नहीं कि कौन सा राजा आया, कौन सा क्या आया और कैसा शासन व्यवस्था, ऐसे नहीं, सब कुछ समझेंगे, हर चीज समझेंगे। कैसा राजनीतिक व्यवस्था था, क्यों आखिर ऐसा व्यवस्था बनाया गया था, सामाजिक व्यवस्था ऐसा क्यों हुआ, हम हमेशा बड़े को क्यों प्रणाम करें भाई, ये व्यवस्था क्यों बनाया गया, हमारी शादी व्यवस्था क्यों ऐसा, शादी करने का व्यवस्था क्यों बनाया गया, इसके पीछे भी कई सारे तर्क हैं। मार्क्सवादी तर्क अलग है, राष्ट्रवादी तर्क भी हो सकता है इसमें। हालांकि इसमें राष्ट्रवादी तर्क से क्या मतलब, एक मतलब व्यवहारिक तर्क एक अलग होता है, हमारे हिंदू धर्म का तर्क अलग होगा, मुस्लिम धर्म का तर्क अलग होगा, हर चीज का तर्क अलग अलग होता है। अब समझते हैं कि हम लोग इतिहास को ये तो समझ ले क्या होता है, परिवर्तन का ज्ञान है जनरली, क्या क्या चीजें परिवर्तन हुआ है उसका ज्ञान कराता है, उसको बताता है। तो एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा कि वर्तमान जो अभी हम लोग जी रहे हैं, वर्तमान का बेस ये ऊपर है, तो इसका बेस ये है, ये इसका बेस अतीत है, अतीत इतिहास है। ये अगर ना रहे ना तो ये टांगा नहीं रहेगा, ये पिलर नहीं रहेगा, ये अगर बेस ही ना रहे तो ये टांगा थोड़ी रहेगा, हवा में गिर जाएगा नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस को खींच लेगा। तो आप समझिए वर्तमान का बेस क्या है, अतीत, और भविष्य, भविष्य का बेस क्या होता है, भविष्य का बेस है वर्तमान। और इन दोनों का चाहे वो भविष्य हो चाहे वर्तमान हो, इन दोनों का बेस कौन है, अतीत है। अतीत को ही हटा दो, न वर्तमान रहेगा न भविष्य रहेगा। फिर से आप कहाँ आ जाइएगा, अतीत के पास, फिर से नीचे आइएगा, फिर से स्टार्ट कीजिएगा। आपको यदि ये पद्धति, ये प्रोसेस यदि आपको नहीं बताया होता कि आग को कैसे रगड़ के जलाते हैं, यदि नहीं बताया होता तो आप अभी भी लाइटर का यूज नहीं करते, आप अभी भी वो खोज में लगे होते कि हम कैसे आग जलाएं।
लेकिन आपको तो पहले से पता चल गया, पहले से मिल गया कि भाई लाइटर करो ना, भाई ऐसे रगड़ो ना, आग आएगा। तो ये चीज़ें आप जरूर समझिए। अब देखिए, तो ये सारी चीज़ें थी। तो हमारा प्रोसेस क्या होने वाला है, हमारा जो पढ़ाने का या फिर जो पढ़ने पढ़ाने का जो प्रोसेस है या फिर जो पद्धति है, किस अप्रोच से हम मतलब इतिहास को समझेंगे, और सबसे पहला कौन सा इतिहास होगा, इतिहास का विभाजन कैसे हुआ है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर भी नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए, आप समझते हैं कि इतिहास का विभाजन की बात करते हैं, ठीक है। इतिहास के विभाजन की बात करते हैं, जिन्हें देखिए एक चीज आपको हम बताते हैं, किसी भी देश का इतिहास इंडिविजुअल होता है, अविभाज्य होता है, उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। कोई भी देश का इतिहास हो, तोड़ा नहीं जा सकता। तो अभी ठीक है, वो हुआ क्या, बीच में लाइन कट हो गया, कोई बात नहीं। देखिए, हम बात कर रहे थे कि इतिहास को कई सारे भागों में विभाजित किया गया है। हालांकि देखिए, हम ये बता रहे थे कि इतिहास, चाहे किसी भी देश का इतिहास हो, वो इंडिविजुअल होता है, वो अविभाज्य होता है, उसको हम तोड़ नहीं सकते, विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन हम लोग करते क्या है, अपने सुविधा के लिए, अपने समझ के आधार पर, अपने सुविधा के लिए हम उसको कई भागों में डिवाइड कर करके पढ़ते हैं, और कोई बात नहीं है, बस खाली हम उसको डिवाइड करके समझते हैं, इसलिए हम डिवाइड करते हैं। वैसे सब एक पूरा इतिहास ही है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखिए, सबसे पहले चीज आपको एक चीज बता दें कि भारत में इतिहास लेखन का जो प्रक्रिया स्टार्ट हुआ आधुनिक काल में, ठीक है, मतलब आधुनिक तरीके से जब अध्ययन स्टार्ट हुआ मॉडर्न तरीके से, तो ब्रिटिश सरकार का ही एक मतलब अच्छे विद्वान थे, ब्रिटिश विद्वान, जिनका नाम था जेम्स मिल नाम था इनका, ठीक है। जेम्स मिल, ये ब्रिटिश विद्वान थे। ये जो है हमारे इतिहास को, भारत के इतिहास को, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में इन्होंने बताया कि इसके इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक भाग बताया कि हिंदू काल, एक बताया मुस्लिम काल, और एक बताया ब्रिटिश काल, ठीक है। हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल 3 भागों में डिवाइड कर दिए ये जेम्स मिल साहब। हुआ क्या, ये एक चीज और है, इतिहास को विभाजन तो हम कर रहे हैं, लेकिन विभाजन करने का आधार क्या है, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है। हम किस आधार पर किसी भी देश का इतिहास को डिवाइड कर रहे हैं, किस आधार पर? तो देखिए, इनका आधार आपको साफ दिख रहा होगा, ये धर्म के आधार पर हमारे इतिहास को डिवाइड कर दिए हैं, धर्म के आधार पर। तो आप समझ सकते हैं ये विचार कहाँ तक जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब मतलब 19वीं शताब्दी के आसपास जब राष्ट्रवादी विचारधारा जब उग्र हुआ, मतलब राष्ट्रवादी विचारधारक जो आए, जो राष्ट्र के प्रति, देखिए एक वर्ड हमको बताते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा। राष्ट्रवादी, देखिए वाद का मतलब क्या होता है, विचार से मतलब राष्ट्र के प्रति जो अच्छा सोच रखता हो उस तरीके के आदमी को। वैसे ये सब एक मतलब अच्छा टॉपिक है, ये अपने आप में ही एक अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में भी एक अलग से टॉपिक डिस्कस करना होगा। राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, साम्यवादी, जो भी है, संभावनावाद, ये सब, संभावनावाद के बारे में तो हमने ज्योग्राफी के अंदर भी बताया था, संभावनावाद, निश्चयवाद, ये सब बताए थे। देखिए, वाद का मतलब जनरली होता क्या है, वाद का मतलब विचार से है, और एक ऐसा विचार जो राष्ट्र के प्रति विचार हो, राष्ट्र को ग्रोथ कराने के प्रति विचार हो, उस तरीके के विचार को राष्ट्रवादी कहते हैं। एक बेसिक सा चीज में आप समझिए, नेशनलिज्म की बात हो रहा है। तो जेम्स मिल का ये विचार राष्ट्रवादियों ने क्या कर दिया, जो भारत के जो लोग थे, जो राष्ट्रवादी विचारधारक थे, वो क्या कर दिए कि इसका खंडन कर दिए। बोले नहीं, धर्म के आधार पर हम अपना इतिहास क्यों बांटे भाई, तुम कौन होते हो हमारे इतिहास को बांटने वाले, मना हो गया। अब हुआ क्या,
तो राष्ट्रवादी विचारधारक जो थे इसी को डिवाइड किए और 3 भाग में फिर से डिवाइड किए और क्या बोले, देखो सबसे पहला जो हमारा भाग होगा वो होगा प्राचीन काल, प्राचीन काल। फिर जो होगा वो होगा मध्यकाल। फिर जो होगा वो होगा आधुनिक काल। ठीक है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इस तरीके से डिवाइड करिए। तो मार्क्सवादियों का कहना है, अब मार्क्सवादी एक और आगे, एक और विचारक कौन आए, मार्क्सवादी। देखिए मार्क्सवादी, तो मार्क्स का नाम आप सुने होंगे, कार्ल मार्क्स। ये जनरली आप जरूर सुने होंगे, 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ना भी है, मार्क्स के बारे में। हालांकि देखिए इसका भी बेसिक मतलब आपको बताते हैं। कार्ल मार्क्स का जो विचार था उससे प्रभावित होने वाले जो लोग होते हैं, उसके विचारों पर जो चलने वाले लोग होते हैं, उसको कहते हैं मार्क्सवादी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। वैसे इसके बारे में भी एक बढ़िया टॉपिक है ये, इसके बारे में एक अलग से टॉपिक लेकर के आएंगे, नहीं तो इस टॉपिक से हम भटक जाएंगे। ठीक है, उसके बारे में डीपली नहीं घुसना अभी बस इतना आप समझिए कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में राष्ट्रवादी विचारधारक इसको खंडन करके ऐसा बना दिए। तो मार्क्सवादी कह रहे हैं क्या, हमारे देश का मार्क्सवादी जो मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे, वो कह रहे हैं कि आपने भी तो ऐसे ही कर दिया ना, ये हिंदू धर्म तो ये प्राचीन, ये मुस्लिम धर्म तो ये मध्यकाल, ये ब्रिटिश तो ये आधुनिक काल, ऐसे ही तो बांटे हैं ना। अब आप भी तो वैसे ही किए। प्राचीन काल को हिंदू धर्म के शासन तक लेकर के आए, मुस्लिम काल को जब मुस्लिम यहाँ पर आया उस समय से ये मान रहा है, लगभग 1192 से ये मान रहा था। ठीक है, तो आप भी तो मध्यकाल को 1192 से ही बता रहे हैं, फायदा क्या हुआ, आप भी तो सेम ही बता रहे हैं। तो इनको भी खंडन कर दिया मार्क्सवादी विचारधारक। अब बोल रहे हैं क्या, तो देखो मार्क्सवादी विचारधारक का कहना है कि देखिए हम अब क्या तोड़ेंगे, पहले आप सुनिए। मार्क्सवादी विचारधारक का कहना है कि हम इतिहास को एक तो प्राचीन काल में बांटेंगे ही, ठीक है, और दूसरा हम मध्यकाल में भी बांटेंगे, लेकिन मध्यकाल को हम 2 भागों में बांटते हैं। क्या बांटेंगे, तो एक होगा पूर्व मध्यकाल और एक होगा उत्तर मध्यकाल। ठीक है, एक पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल, ऐसा डिवाइड करेंगे। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि हम इसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे, इसको हटाएंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और यहां से इसको ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से, यानी पहला प्राचीन काल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल। तो लोगों ने कहा कि अब ये क्या मामला है, बस खाली आप मध्यकाल को डिवाइड कर दिए, ये क्या मामला हो गया। तो फिर इन्होंने बताया कि देखो प्राचीन काल हम उस समय से मानेंगे जब मानव सभ्यता का उदय हुआ था। मानव सभ्यता का उदय हुआ और कब तक, मानव सभ्यता का उदय, उद्भव, ठीक है, और कब तक, टू 750 तक मानेंगे। ठीक है, प्राचीन काल 750 ईस्वी तक, और पूर्व मध्यकाल को मानेंगे हम 750 से लेकर लगभग 1200 ईस्वी तक, पूर्व मध्यकाल को, और उत्तर मध्यकाल को मानेंगे 1200 ईस्वी से लेकर के लगभग आधुनिक काल तक। अब आधुनिक काल का शुरुआत कब से हुआ है, हालांकि देखिए ये आधुनिक काल ये भी बता रहे हैं। ठीक है, आधुनिक काल का शुरुआत पर कई सारा विवाद है, हम इसका शुरुआत कब से माने, इस विवाद को समझेंगे। हालांकि पहले आप इतना समझिए, एक बेसिक सा चीज आपको बताते हैं, 1757 मान लेते हैं। ठीक है, प्लासी का युद्ध से। ठीक है, एक बेसिक सा, हालांकि इसमें कई सारा विवाद है, उस विवाद को समझते हैं। आधुनिक काल कब से माना जाए, इसमें विवाद है। तो ये चीजें हैं। तो आप यहां देख सकते हैं हमारा पूरा इतिहास को कई भागों में डिवाइड कर दिया गया है।
ठीक है, देख सकते हैं प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। अब हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे, आधुनिक काल को भी डिवाइड करेंगे, पूर्व आधुनिक काल, पूर्वार्ध आधुनिक काल और उत्तरार्ध आधुनिक काल, इस हिसाब से बांट करके समझेंगे। वैसे वो आगे की चीजें इतिहासकारों ने ये 4 डिवाइड किया है। आधुनिक काल पर विवाद ये है कि जो ब्रिटिश विद्वान है उनका मानना है, देखिए यहां पर कौन बताते हैं, देखिए जो ब्रिटिश विद्वान है उनका मानना है कि हम 1757 से यानी प्लासी के युद्ध से हम मानेंगे कि आधुनिक काल अब से स्टार्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि 1757 के बाद से हमारा सारा नियंत्रण हो गया था, लगभग हम भारत पर नियंत्रण करने के लिए तैयार हो गए थे। इस तरीके से इनका मानना है कि हम 1757 से मानेंगे, क्योंकि हम भारत पर नियंत्रण करने वाले हैं, इसीलिए हम भारत का आधुनिकीकरण किए हैं, मॉडर्नाइजेशन किए हैं। समझ में आया बात? हम अपडेट कर रहे हैं अब से, क्योंकि हमारा सारा कंट्रोल हम भारत पर अपने तरीके से कंट्रोल करेंगे तो हम भारत को अपडेट करेंगे, मॉडर्न बनाएंगे, आधुनिक बनाएंगे। इसलिए 1757 से हम आधुनिक काल को मानेंगे। यह ब्रिटिश सरकार का दावा, ब्रिटिश विद्वानों का दावा, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश जो है जीत गया था। अब देखिए, अब एक और चीज आपको हम बताते हैं, ये तो ब्रिटिश विद्वान है ना, ये तो ब्रिटिश विद्वान है, कई और विद्वान भी हुए, जैसे मुस्लिम जो हुए, यानी कि मुगल जो पक्षधर हुए, मुगल पक्षधर, मुगल काल को जो मतलब मुगल के जो है ना सपोर्ट में बात करने वाले, मुगल जो वंश है, मुगल वंश, बाबर अकबर वाला जो वंश है, इसके जो सपोर्ट में बात करने वाले हैं उसको पक्षधर कहते हैं, क्योंकि पक्ष, मुगल के पक्ष को धर लिए हैं। ठीक है, जो भी है, तो आप बस समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं। मुगल पक्षधर वाले कहते हैं क्या कि हम आधुनिक काल को मानेंगे कब, जब औरंगजेब का मृत्यु हो गया था, 1707 से मानेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि औरंगजेब हमारा मुगल वंश का शासक था, उसका मृत्यु हो गया, उसके बाद से इस पर जो है कब्जा जो है ना, मतलब हम अच्छी तरीके से अब इसको हम मतलब कंट्रोल नहीं कर पा सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन राजा ही डेड कर गया था। तो अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो अब जैसा मन तैसा सब चला रहा है हमारे देश को। इनका कहना यह था कि हम नहीं रहे तो इस सब देश को बर्बाद कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये मुगल पक्षधर वाले ऐसा कह रहे हैं कि 1707 में हम मानेंगे, क्या मानेंगे? आधुनिक काल को। ठीक है, एक और हुए जिसे मराठा साम्राज्य की बात करते हैं, मराठा लोग, मराठा के पक्षधर जो थे, मराठा पक्षधर, इनका कहना है कि नहीं, हम तो 1761 से मानेंगे। क्यों? 1761 के बाद से हम मानेंगे कि आधुनिक काल स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमारा राजा 1761 में पानीपत के तीसरा युद्ध में मारा गया था, और उसके बाद देश का ये लोग क्या कर दिया पता नहीं। हम थे तब तक तो सही था, हम नहीं है, इसीलिए ये सब ऐसे ऐसे कर दिया है, पूरा गुलाम बना लिया है, इसलिए आधुनिक काल को हम 1761 से मानेंगे। तो इस तरीके से ना कई सारे विवाद हैं, इस विवाद को समझेंगे, डीपली समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ताकि आप एक अच्छा कॉन्सेप्ट बेहतर मतलब क्रिएट हो आपके अंदर, तो आप अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो शायद आपको आज का जो पूरा ये प्रोसेस है, ये पूरा जो लेक्चर है, शायद पसंद आया होगा। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आपको ये क्लास। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला यदि कोई हमारा टॉपिक होगा तो मॉडर्न यानी कि आधुनिक काल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आधुनिक काल में ना एक रोचक चीज़ें हैं, रोमांचक है, कई सारे युद्ध हुए, कई सारे प्रशासनिक व्यवस्था है, कई सारे लोग आए, बहुत सारी चीज़ें हुए, कई लोगों का पतन हो गया, कई लोगों का उद्भव हो रहा है, एकदम रोमांचक जैसा है। और आजकल के युवा को क्या चाहिए? आजकल के थोड़ा सा रोमांचक मिले तो और पढ़ने में मज़ा आ जाए, ऐसे ही हो रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं, आधुनिक काल में देखने को मिलेंगे। तो हम अब क्या करते हैं कि
जो है आधुनिक काल से स्टार्ट करेंगे। वैसे आपको ये भी हम बता दें कि आधुनिक काल से स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं इतिहास की डायरेक्टली आधुनिक काल से ही स्टार्ट हुआ था। प्राचीन काल, मध्यकाल के बारे में भी समझेंगे, एक बेसिक जानकारी थोड़ा बहुत समझेंगे ताकि आपको एक बैकअप तैयार हो जाए और फिर आपको आधुनिक काल स्टार्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि मुगल वंश के पतन के बाद से ये स्टार्ट हो रहा है आधुनिक काल, तो ये थोड़ा सा समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।